Dear students, welcome again in the class of law of torts. Today we are going to discuss about nature and definition of tort. अपकृत्य की प्रकृति तथा परिभाषा की आज हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में किन किन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा, आप इसको एक सिनॉप्सिस के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। तो इस सिनॉप्सिस का पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य का अर्थ। सेकंड पॉइंट है डिफिनीशन ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य की परिभाषा। थर्ड पॉइंट है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य के आवश्यक तत्व। तो यहाँ 4 इसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं। तो किसी किसी बुक में 3 ही इसेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं, 2 एलिमेंट को एक में मर्ज कर दिया गया है। तो वह भी सही है और यह भी सही है। तो इस इसेंशियल एलिमेंट्स का पहला पॉइंट है रॉन्गफुल एक्ट बाय डिफेंडेंट, प्रतिवादी द्वारा दोषपूर्ण कार्य। सेकंड एलिमेंट है लीगल रेमेडी, विधिक उपचार। तीसरा एलिमेंट है राइट फिक्स्ड बाय द लॉ, अधिकार विधि द्वारा निर्धारित होना चाहिए। और चौथा एलिमेंट है लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ, वादी को विधिक नुकसानी या क्षति। लीगल डैमेज को हम 2 मैगजीम के माध्यम से समझेंगे। पहला मैगजीम है इंजूरिया साइन डैमनो, बिना हानि के क्षति। और दूसरी मैगजीम है डैमनम साइन इंजूरिया, बिना क्षति के हानि। मेन चौथा पॉइंट है नेचर ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य की प्रकृति। पांचवा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं टॉर्ट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्राइम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अपकृत्य और अपराध में अंतर, अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर, अपकृत्य और अर्ध संविदा या संविदा सदृश में अंतर, जिसको यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में सेक्शन 68 to 72 में पढ़ा भी होगा। और लास्ट है अपकृत्य और न्यास भंग में अंतर। इसको हम आगे डिस्कस किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है यूबी जस इबी रिमीडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो सबसे पहले आप हेडिंग नोट कर सकते हैं मीनिंग ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य का अर्थ। द origin of word tort may be traced to the Latin word tortum, which means twisting out. अपकृत्य शब्द टॉर्ट शब्द का हिंदी रूपांतर है। एक लाइन हिंदी में इसको बढ़ा सकते हैं आप कि अपकृत्य शब्द टॉर्ट शब्द का हिंदी रूपांतर है। टॉर्ट शब्द की उत्पत्ति, टॉर्ट शब्द की ओरिजिन लैटिन वर्ड यानी लैटिन भाषा के शब्द टॉर्टम, TORTUM से हुई है। तो टॉर्टम का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो यहाँ टॉर्टम का अर्थ है तोड़ना मरोड़ना, यानी ट्विस्टेड कंडक्ट, टेढ़े मेढ़े आचरण। यानी ऐसा कंडक्ट, ऐसा आचरण जो सरल ना हो, सीधा ना हो, सिंपल ना हो, स्ट्रेट ना हो, अर्थात लाफुल न होकर, यानी विधिपूर्ण न होकर, दे वेयर ट्विस्टेड,
अर्थात तोड़े मरोड़े गए हों, यानी जिग जैग हो, अर्थात अनलॉफुल हैं, अविधिपूर्ण हैं। इन अदर वर्ड्स, वे सभी आचरण जो दूसरे के लीगल राइट्स में इंटरफियर करते हैं, हस्तक्षेप पहुंचाते हैं, अर्थात दोज हु इंटरफियर इन द लीगल राइट्स ऑफ अदर्स, तो वे लॉ में, कानून में, विधि में टॉर्ट माने जाते हैं। यहां क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज ए कंडक्ट, आचरण क्या है। तो कंडक्ट मीन्स मसल मोबिलिटी दैट इज गवर्न्ड बाय द ब्रेन। कंडक्ट क्या है? तो कंडक्ट का मतलब होता है मसल मोबिलिटी दैट इज गवर्न्ड बाय द ब्रेन, मांसपेशियों की गतिशीलता जो मस्तिष्क से शासित होती है। यानी हमारा जो ब्रेन है वह कोई कार्य हम करें या ना करें इसके लिए हमें डायरेक्शन देता है। तो उसी बात को यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारी मांसपेशियां, जो हमारे मसल्स हैं, और उसमें जो गतिशीलता आती है, मोबिलिटी जो आती है, वह हमारे मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन जो है उससे गवर्न होता है, शासित होता है। वही क्या करता है? वही हमारे आचरण है, वही हमारा कंडक्ट है। टॉर्ट रॉन्ग वर्ड का सिनोनिमस है, पर्यायवाची है। देयरफॉर वे एक्ट जिन्हें लॉ रॉन्गफुल मानता है, दोषपूर्ण या गलत या अपकार मानता है, उसे टॉर्ट कहा जाता है। इन दिस ब्रांच ऑफ लॉ इंक्लूड्स वेरियस टॉर्ट और रॉन्गफुल एक्ट। विधि की इस शाखा में विभिन्न अपकृत या दोषपूर्ण कार्य सम्मिलित हैं, इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को कम करना अर्थात डिफॉर्मेशन करना, मानहानि करना, टॉर्ट है। इसी प्रकार एसाल्ट यानी हमला, बैटरी यानी संप्रहार, डिसीट यानी छल, नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा, ये सारे क्या हैं? ये टॉर्ट के कुछ एग्जाम्पल्स। इन रॉन्गफुल एक्ट्स से किसी व्यक्ति में इनहेरेंट कुछ लीगल राइट्स का वायलेशन होता है, यानी जो दोषपूर्ण कार्य हैं उनसे किसी व्यक्ति में अंतर्निहित कुछ विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है। जब कोई व्यक्ति विधि द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों यानी ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय लॉ की अवहेलना करता है, इन्फ्रिंजमेंट करता है, तो दूसरे व्यक्ति में इनहेरेंट राइट्स का वायलेशन होता है। लीगल ड्यूटीज के पालन न करने से कई प्रकार के अनलॉफुल अर्थात रॉन्गफुल एक्ट एराइज होते हैं। यह अब हम रॉन्ग को देखेंगे, दोष को देखेंगे कि दोष क्या होता है। तो यहाँ रॉन्ग को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला लीगल रॉन्ग और दूसरा मोरल रॉन्ग, यानी पहला विधिक दोष और दूसरा नैतिक दोष। पुनः लीगल रॉन्ग को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है पब्लिक रॉन्ग और दूसरा सिविल रॉन्ग। हालांकि यह जो हमने चार्ट बनाया है इस तरीके से नहीं बनेगा, लेकिन न बनने के कारण इस प्रकार से बनाया गया है। तो आप इसको एक चार्ट के रूप में बना सकते हैं। पहले रॉन्ग, फिर 2 एरो बना करके लीगल रॉन्ग और मोरल रॉन्ग, और फिर लीगल रॉन्ग में फिर 2 एरो बना के आप पब्लिक रॉन्ग और सिविल रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस प्रकार रॉन्ग लीगल एंड मोरल रॉन्ग हो सकता है। तो लीगल क्या होता है, मोरल रॉन्ग क्या होता है, उसके पहले हमें यह जानना चाहिए कि व्हाट इज ए रॉन्ग, दोष क्या होता है।
रॉन्ग एक इंटरेस्ट पर एक प्रकार का अटैक होता है, एक प्रकार का आघात या हमला होता है। यह इंटरेस्ट यानी हित एक प्रकार का बेनिफिट है, एक प्रकार का लाभ है। इफ दिस इंटरेस्ट डिटरमिन्ड बाय लॉ, यदि यह हित विधि द्वारा निर्धारित होता है तो उसे लीगल रॉन्ग कहते हैं, तो उसे विधिक दोष कहते हैं। और यदि इंटरेस्ट जो है डिटरमिन्ड बाय मोरलिटी, नैतिकता द्वारा निर्धारित होता है तो उसे मोरल रॉन्ग कहते हैं, नैतिक दोष कहते हैं। इस प्रकार रॉन्ग एक प्रकार से लीगली रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म है। ओनली सेलेक्टेड इंटरेस्ट्स ऑफ मेन आर रिकॉग्नाइज्ड, नॉट ऑल। केवल मनुष्य के चुनिंदा हितों को मान्यता दी जाती है, सभी को नहीं। यहां टार्ट जो है वह सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। क्रिमिनल रॉन्ग में रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट या पेनाल्टी दिया जाता है, जबकि सिविल रॉन्ग में जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी है, उसको प्लेंटिफ को हुई डैमेज के लिए, जो क्षति हुई है प्लेंटिफ को, वादी को, उसके लिए कंपनसेशन पे करने को कहा जाता है। यहां टॉर्ट के अलावा कई और भी सिविल रॉन्ग हैं, जिनमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तथा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मेन है। इस प्रकार यहां आप एक सर्कल बना सकते हैं, घेरा बना सकते हैं समझने के लिए केवल, और उस सर्कल को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहां यह सर्कल पूरा सिविल रॉन्ग है और टॉर्ट उस सर्कल का अर्थात सिविल रॉन्ग का केवल एक पार्ट है, केवल एक भाग है। अब हम डिफिनीशन ऑफ टॉर्ट यानी अपकृत्य की परिभाषा को देखेंगे। तो इट हैज बीन राइटली रिमार्क्ड दैट ए सेटिस्फैक्टरी मटेरियल डिफिनीशन ऑफ टॉर्ट इज ऑलमोस्ट सर्टेनली इन इम्पॉसिबिलिटी। अपकृत्य शब्द की सारवान तथा संतोषजनक परिभाषा देना असंभव है। Thus it is not possible to give a scientific definition of tort. वास्तव में अपकृत्य शब्द की वैज्ञानिक परिभाषा देना संभव नहीं है। No definition is capable of conveying a full conception of its meaning. कोई भी परिभाषा इस शब्द की पूर्ण धारणा को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है। However, numerous efforts have been made to arrive at a scientific and workable definition. फिर भी इस संबंध में अनेक प्रयास किए गए हैं। इन एफर्ट्स में, इन प्रयासों में विनफील्ड एंड सामंड की जो डिफिनीशन है वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो अन्य कई लोगों की डिफिनीशन है तो उसको भी हम पहले देखेंगे और लास्ट में हम विनफील्ड एंड सामंड की डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लार्क एंड लिंडसेल की डिफिनीशन को देखेंगे। क्लार्क एंड लिंडसेल हैव डिफाइंड A tort may be described as a wrong independent of contract for which the appropriate remedy is a common law action. एक दोष या अपकार जो संविदा से स्वतंत्र होता है तथा जिसका उपचार सामान्य विधि यानी कॉमन लॉ के अंतर्गत लाए गए सिविल दावों में निहित होता है। दूसरी परिभाषा है फ्रेजर की। तो फ्रेजर हैज डिफाइंड
A tort is an infringement of a right in rem of a private individual, giving a right of compensation at the suit of the injured party. अपकृत्य एक प्राइवेट व्यक्ति के लोकलक्षी अधिकार का उल्लंघन है जिससे क्षतिग्रस्त पक्षकार को वाद करने पर प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होता है। अगली डिफिनीशन है कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852। डिफिनीशन ऑफ कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852 या कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट की परिभाषा। इसमें टॉर्ट की डिफिनीशन देते हुए कहा गया है कि टॉर्ट इज ए रॉन्ग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अपकृत्य एक सिविल दोष है जो संविदा से स्वतंत्र है। अगली डिफिनीशन है डिफिनीशन ऑफ सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। कभी कभी प्रीलिम्स में यह पूछा भी जाता है कि यह किस सेक्शन में डिफाइन किया गया लिमिटेशन एक्ट के। जब आप कंपटीशन देंगे तो यहाँ यह जो सेक्शन 2M है वह पूछा जाता है। तो परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2M के अनुसार टॉर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अपकृत्य एक सिविल या दीवानी दोष है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। अब हम सामंड की डिफिनीशन को देखेंगे तो आप नोट कर सकते हैं सामंड्स डिफिनीशन जो एक महत्वपूर्ण डिफिनीशन है, इसलिए इसको कलर किया गया है। टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज ए कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेज and which is not exclusively the breach of a contract or the breach of trust or other merely equitable obligation। अपकृत्य एक सिविल दोष है जिसके लिए उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी के लिए कॉमन लॉ की कार्यवाही है तथा जो अनन्य रूप से संविदा भंग, न्यास भंग अथवा अन्य किसी प्रकार का सामयिक दायित्व नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि यह डिफिनीशन इम्पोर्टेंट है तो इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि यह डिफिनीशन कहता क्या है। तो इस डिफिनीशन से दो इसेंशियल एलिमेंट्स निकलते हैं। पहला है यह सिविल रॉन्ग है, यानी टॉर्ट क्या है, यह सिविल रॉन्ग है। और दूसरा कि इस रॉन्ग के लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेज यानी अपरिनिर्धारित नुकसानी की वसूली इंजर्ड पर्सन द्वारा कोर्ट में सूट फाइल करके रॉन्ग डूअर यानी जो दोष करता है उससे वसूल किया जाता है। सामंड की डिफिनीशन के अनुसार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तथा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अलावा इक्विटेबल लाइबिलिटी की स्थिति में लाइबिलिटी की स्थिति भी हो सकती है जिसकी रेमेडी कंपनसेशन की प्रोसीडिंग है, जिसका उपचार क्या है, प्रतिकर की कार्यवाही है। लॉ ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी अर्ध प्रसंविदा या आभास प्रसंविदा की विधि ऐसे लाइबिलिटीज को अपने सरकमफ्रेंस में यानी परिधि में इंक्लूड करती है।
फॉर एग्जाम्पल, यदि ए नामक व्यक्ति बी के घर पर गया है और अपनी मोबाइल वहीं भूल गया, तो जो बी नामक व्यक्ति है उसकी ड्यूटी है कि उस घड़ी को उस मोबाइल को ए को लौटा दे, या अगर मोबाइल नहीं लौटाता तो उस मोबाइल की जो वैल्यू है उसको ए को वापस कर देना चाहिए उसे। लेकिन यदि बी नामक व्यक्ति उस मोबाइल को नहीं लौटाता है तो यह सिविल रॉन्ग होगा, लेकिन टॉर्ट नहीं है यह। ठीक है, जब इस प्रकार के एग्जाम्पल आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में सेक्शन 68 272 में पढ़ा भी होगा। सामान्य ने यह सामान्य की जो डिफिनीशन है, तो सामान्य ने अपनी डिफिनीशन में यह भी कहा है कि टॉर्ट में रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेज की कार्रवाई है, एक्शन है। किसी भी सिविल रॉन्ग की रेमेडी जो होती है वह कंपनसेशन ही है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्शन ऑफ टॉर्ट यानी अपकृत की कार्रवाई, दोनों में कंपनसेशन ही मेन रेमेडी है, मुख्य उपचार है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के किसी केस में अनलिक्विडेटेड डैमेजेज हो सकती है, यानी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों चीजें हैं। जबकि टॉर्ट की किसी एक्शन में कार्रवाई में यह डैमेजेज हमेशा अनलिक्विडेटेड होती है, अपरिनिर्धारित होती है। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि लिक्विडेटेड डैमेजेज एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेज यानी निर्धारित क्षतिपूर्ति और अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति क्या होता है? तो जब कंपनसेशन के रूप में दी जाने वाली अमाउंट पहले से फिक्स्ड होती है, निश्चित होती है, तो उसे लिक्विडेटेड डैमेजेज कहते हैं। किंतु जब कंपनसेशन के रूप में जो पेएबल अमाउंट है पहले से ही फिक्स्ड नहीं होती तथा जो कोर्ट के डिस्क्रिशन पर, विवेक पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, तो उसे अनलिक्विडेटेड डैमेजेज कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के जो संविदा है यानी कॉन्ट्रैक्ट के केस में यह संभव हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करते समय ही कंपनसेशन के रूप में पेएबल उस अमाउंट का पहले ही निर्धारण कर लें। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाए उसी समय ही उसका निर्धारण कर लें कि अगर कोई पार्टी में से कोई व्यक्ति अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्षतिपूर्ति कितनी दी जाएगी यह पहले से तय किया जा सकता है, यानी उनमें से किसी पक्षकार को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में देना पड़ सकता है वह अमाउंट। लेकिन टॉर्ट के किसी केस में पार्टीज द्वारा कंपनसेशन का जो अमाउंट है उसका ऐसा कोई पहले ही निर्धारण संभव नहीं है, यानी पहले से वह अमाउंट निर्धारित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह टॉर्ट हो न जाए। जनरली जब तक कोई टॉर्ट हो नहीं जाता तब तक उसके पक्षकार एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, और इसके अतिरिक्त टॉर्ट के केस में पहले से ही जो डैमेज है उसकी इंटेंसिटी को कल्पना करना अत्यंत ही डिफिकल्ट है। अतः अनलिक्विडेटेड डैमेजेज की कंडीशन में कंपनसेशन के निर्धारण का कार्य कोर्ट के डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया जाता है, यानी टॉर्ट में एक दूसरे को व्यक्ति पहले जानता ही नहीं है,
क्या भी हो सकता है कि जानता हूं, लेकिन वह दोषपूर्ण कार्य कैसा करेगा और दोषपूर्ण कार्य करेगा तो कितना करेगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, मात्रा कितनी रहेगी, इसका पहले से हम निर्धारण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम जो क्षतिपूर्ति निर्धारित करनी है पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता टॉर्ट के अंतर्गत, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहले से निर्धारित किया भी जा सकता है। अब हम विनफील्ड की डिफिनीशन को देखेंगे। डिफिनीशन ऑफ विनफील्ड, विनफील्ड की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, विनफील्ड के अनुसार tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. अपकृत्यात्मक दायित्व कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है जो मूलतः विधि द्वारा प्रारंभ से ही निर्धारित किया गया है। यह कर्तव्य सामान्यतः समस्त समाज के प्रति होता है, यानी यह जो ड्यूटी होती है किसी एग्रीमेंट या कंसेंट पर बेस्ड नहीं होती, बल्कि समस्त समाज के प्रति होता है और इसके भंग होने पर वाद द्वारा अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का उपचार प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि यह डिफिनीशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे क्या विनफील्ड क्या कहते हैं अपने डिफिनीशन में। तो विनफील्ड के इस डिफिनीशन से कुछ मेन पॉइंट्स निकल कर सामने आते हैं, जैसे कि शामंड्स की डिफिनीशन में निकल के आए थे। तो पहला पॉइंट होगा ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का उल्लंघन, अर्थात टॉर्टस लाइबिलिटी ब्रीच ऑफ ड्यूटी से एराइज होता है। दूसरा पॉइंट है प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ, प्राथमिक रूप से विधि द्वारा निश्चित, अर्थात यह जो ड्यूटी है प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ, यानी विनफील्ड क्या मानते हैं कि यह जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, प्राथमिक रूप से यानी पहले से ही विधि द्वारा निश्चित होते हैं। अर्थात कहने के तात्पर्य है कि यह पार्टीज के एग्रीमेंट पर डिपेंड नहीं करता, यह पार्टीज के कंसेंट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि यह प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ, प्राथमिक रूप से यानी पहले से विधि द्वारा निश्चित होते हैं। तीसरी बात जो विनफील्ड कहते हैं, ड्यूटी टूवर्ड्स पीपुल जनरली, कर्तव्य सामान्यतया लोगों के प्रति होता है, यानी जो यह ड्यूटी है किसी पार्टिकुलर पर्सन या पर्सन्स के प्रति न होकर जनरल पब्लिक के प्रति होता है, यानी सामान्य जनता के प्रति होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि दूसरों की डिफॉर्मेशन न करें, मानहानि न करें, अथवा दूसरों के लैंड पर ट्रेसपास न करें। दूसरों की जो भूमि है, यानी आपका हमारा किसी का घर है, खेत है, जमीन है, उस पर कोई अत्याचार न करे, ट्रेसपास न करे, विदाउट यानी बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के, विदाउट लीगल अथॉरिटी के। अर्थात हमारे यह क्या होता है कि हमारे जो यह अधिकार है, वह अधिकार हमको इंजॉयमेंट करने का, यानी हमको उसका लाभ लेने का अधिकार देता है, और साथ साथ यह कहता है कि इसके इंजॉयमेंट में जो हमारा राइट है, जो अधिकार है, उसके इंजॉयमेंट में कोई अन्य व्यक्ति इंटरफियर न करे, हस्तक्षेप न करे। यानी विश्व के सभी व्यक्तियों का यह ड्यूटी है कि हमारा जो राइट है, इसके इंजॉयमेंट में
इंटरफियर न करे। अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज रेड्रेसिबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेज। कर्तव्य के उल्लंघन का निवार्य यानी निवारण या उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी के लिए कार्रवाई है। अर्थात इन ड्यूटीज के ब्रीच होने पर, भंग होने पर, उल्लंघन होने पर अनलिक्विडेटेड डैमेजेज की मांग वाद द्वारा की जाती है। यानी इसकी मांग कैसे की जाती है? बाई सूट की जाती है, कोर्ट में सूट फाइल करके की जाती है। Thus, according to these definition, tortious liability breach of duty से एराइज होता है और यह ड्यूटी जनरल पब्लिक यानी जन सामान्य या जन साधारण के प्रति होता है। इसके विपरीत, इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज की ड्यूटी केवल एक दूसरे के प्रति होता है, यानी थर्ड पर्सन के प्रति नहीं होता। यानी दो व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्ट आपस में करते हैं तो उनका आपस में एक दूसरे के प्रति ड्यूटी होती है, किसी थर्ड पर्सन के प्रति ड्यूटी वह नहीं होती। इसी प्रकार ट्रस्ट में भी, न्यास में भी जो ट्रस्टी है, न्यासी है, उसकी लाइबिलिटी केवल बेनिफिशियरी के प्रति यानी हितग्राही के प्रति एराइज होती है। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स द्वारा फिक्स्ड ड्यूटी किसी पार्टिकुलर पर्सन के प्रति न होकर पूरे वर्ल्ड के प्रति होते हैं, पूरे विश्व के प्रति होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा राइट है कि मेरे शरीर या मेरी प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट में कोई इंटरफियर न करे। तो यह जो मेरा राइट है वह विश्व के सभी व्यक्तियों के प्रति है। यानी विश्व का कि जो भी व्यक्ति हैं उनकी यह ड्यूटी हो जाती है कि मेरे शरीर रखने के राइट में, मेरी प्रॉपर्टी रखने के राइट में कोई इंटरफियर न करे। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, लाइबिलिटी ब्रीच ऑफ ड्यूटी से एराइज होता है। तो टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है, भिन्न है। यहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी से एराइज होता है। यानी ब्रीच ऑफ जो संविदा भंग जो है या न्यास भंग, यह भी कर्तव्य के भंग होने से, कर्तव्य के उल्लंघन होने से उत्पन्न होता है। किंतु इसमें ड्यूटी बाय लॉ फिक्स्ड न होकर पार्टीज द्वारा अपने ऊपर लिया जाता है। यानी पक्षकार जो होते हैं अपने ऊपर बाध्यता स्वयं लेते हैं, विधि नहीं निर्धारित करती पहले से। इन डिफिनीशन से जो कंक्लूजन निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि इट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेज विच इज अदर देन ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यह एक सिविल दोष है जिसके लिए उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है, जो संविदा भंग या न्यास भंग से भिन्न है। इट इज ए सिविल रॉन्ग, यानी प्रत्येक जो अपकृत क्या होता है? सिविल दोष है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। तो एवरी टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग बट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट टॉर्ट। इसको ध्यान से देखिएगा, एवरी टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग बट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट टॉर्ट बिकॉज इट मे बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। प्रत्येक अपकृत सिविल दोष है, लेकिन प्रत्येक सिविल दोष अपकृत्य नहीं है, क्योंकि वह संविदा भंग या न्यास भंग हो सकता है। तो यहाँ डिफिनीशन समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम इसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।